हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और पिछले 2 लेक्चर्स से हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं और वो पॉइंट्स हैं किसके, एसेंशियल फैक्टर्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर आप एक वैध अनुबंध का निर्माण करते हैं, एक वैध अनुबंध बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होना ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आपको 8 तरह के पॉइंट्स पढ़ा चुका हूँ। जिसमें हमने बातें की थी किस बारे में कि आपके कम से कम इसमें कितने होनी चाहिए, 2 पार्टी होनी चाहिए, कम से कम 2 पार्टी, ऐसा हमने पढ़ा है। इसके अलावा उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, इसके अलावा उनके बीच में लीगल रिलेशन होना चाहिए, इसके अलावा उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, इसके अलावा उनमें म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, इसके अलावा उनके बीच में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, इसके अलावा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, और एक अपने पढ़ा हुआ है लॉफुल ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से आपको 8 फैक्टर जो हैं वो अब तक पिछले लेक्चर्स में पढ़ाए जा चुके हैं। इनके बारे में आपको उनमें काफ़ी अच्छी जानकारी एग्जाम्पल सहित देखने को मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम आगे नंबर 9 फैक्टर से स्टार्ट करेंगे जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी हैं। नंबर 9 पे जो हमारा फैक्टर आता है वो आता है सर्टेनिटी। देखो, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी प्रकार की जो टर्म्स हैं, सभी प्रकार की जो कंडीशंस हैं, उनको सर्टेन होना कैसा है, ज़रूरी। चाहे वो वैरायटी को लेके है, चाहे वो वैल्यू को लेके है, चाहे वो प्लेस को लेके है, क्वांटिटी को लेके है या मेथड को लेके है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपके सर्टेनिटी होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल की तरह हम ले सकते हैं, माना कि एक बंदा है ए, इसने बी से पैसे मांगे उधार, और पैसे जब मांगे हैं उधार तो वो बी को बोल रहा है कि आप मुझे 2-3 लाख रुपए उधार दीजिए और इसके बदले में मैं आपको 1.5 से 2% क्या करूँगा, ब्याज का भुगतान कर दूँगा। कितने मांग रहा है वो? 2-3 लाख रुपए मांग रहा है और इंटरेस्ट कितना पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रहा है, 1.5 से 2%। तो क्वेश्चन ये है, कितना, 2 फिक्स या 3 फिक्स, भाई कितने पैसे देने हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट 1.5% रहेगा या 2% रहेगा, इन चीज़ों के बारे में इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। यहाँ पे आपको एक फिगर माइंड में पहले सोचना पड़ेगा, उसको लेकर आप प्रपोजल रखेंगे और फिर उस पर जब एक्सेप्टेंस होगी तो हम मानेंगे कि वहाँ पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आप कभी भी 2 से 3 ऑप्शंस रखकर कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ, इस सारे फैक्टर्स को लेके एक जो प्रपोजर होता है या एक ऑफरर होता है, उसको सर्टेन फैक्टर्स के बारे में बात करनी है। ऐसे नहीं 2-3 लाख या 1.5 से 2%, या ऐसा करना आप अपने माल को हमारे गोदाम में या हमारी दुकान पर भेज देना, तो आपको एक जगह क्या करना है, उसके लिए बात करनी है, या तो गोदाम पे ही बुलवाओ या दुकान पर ही बुलवाओ। तो प्लेस आपका कैसा होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। ऐसी सर्टेनिटी ही आपके कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती है। क्लियर? तो ये चीज़ आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 10 पर, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस। देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निष्पादन की संभावना के बारे में। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी हो सकता है जब उसको परफॉर्म करना कैसा हो, पॉसिबल हो।
यानी कि बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रकार के ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करना, जिनमें दोनों पार्टीज़ जो हैं उनमें से कोई एक या दोनों अपने प्रॉमिस को पूरा ही नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है या परफॉर्मेंस है उसकी पॉसिबिलिटी दो तरह से कम हो सकती है। नंबर फर्स्ट, इम्पॉसिबल फ्रॉम स्टार्टिंग, इम्पॉसिबल फ्रॉम स्टार्टिंग यानी कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तभी उसको क्या करना है, पॉसिबल नहीं है कि उसको परफॉर्म किया जा सके। जैसे मान लो एक बंदा है, एक का नाम है रवि। रवि जो है वो एक लेडी है सुनीता, उससे प्रॉमिस करता है कि आपके घर में जो गड़ा हुआ खजाना है उसको मैं जादू से ढूंढने का अनुबंध करता हूँ और इसके बदले में आप मुझे 10,000 रुपये देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये शुरुआत से ही कैसा माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। यहाँ पे इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ये शुरुआत से ही कैसा है, इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई जादू से गड़ा खजाना नहीं मिलता। क्लियर? या फिर ये कहता है कि आप मुझसे शादी कर लो और इसके बदले में मैं आपको चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो चांद तारे ऐसे ही नहीं टूट जाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये स्टार्टिंग से ही कैसा है, इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको क्या मानेंगे हम, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। क्लियर? इसके अलावा दूसरा होता है कौन सा, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में तो कैसा था, पॉसिबल था। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो पॉसिबल था। हम बात करेंगे पॉसिबल ऑन टाइम ऑफ डूइंग इट, बट इम्पॉसिबल लेटर बाई चेंजेस इन सिचुएशंस। यानी कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो उसको करना कैसा था, पॉसिबल था, लेकिन बाद में सिचुएशन चेंज हो जाने की वजह से उसको पॉसिबल नहीं है करना, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया सकता। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जैसे एक पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का नाम है आरबीडी पब्लिकेशन। और आरबीडी जो पब्लिकेशन है इसने क्या किया, एक राइटर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपकी जो किताब है उस किताब को छापने हमारे लिए आप क्या करेंगे, बुक लिखेंगे और उस बुक को हम अपने नाम से छापेंगे। तो यहाँ पर माना कि एक बंदा है मिस्टर ए, ये एक राइटर हैं और इनसे इन्होंने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। मिस्टर ए ने इसके लिए क्या दे दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है और इनके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन पता चला कि जिस दिन से ये बुक राइटिंग स्टार्ट करने वाले थे उस दिन से एक दिन पहले ही इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब ऐसी कंडीशन में ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जब इसको किया गया था तब तो ये पॉसिबल था, लेकिन बाद में राइटर के मर जाने की वजह से ये कैसा हो चुका है, फ्यूचर में इम्पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जिसको एग्जीक्यूट करना कैसा होगा, पॉसिबल। यहाँ पर ये तो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है और ये करते समय तो पॉसिबल था, लेकिन बाद में सिचुएशन के चेंज हो जाने की वजह से क्या हो गया, आपके इम्पॉसिबल हो गया। भाई जैसे मान लो आपने अपनी कोई कार बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब कार आपके पास है, सामने वाला जो है उसने अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी है, जो प्राइस आपने उसके बीच में सोचा है, लेकिन पता चला जिस दिन डीलिंग होनी थी उससे पहले ही कार चोरी हो गई। अब कार चोरी हो गई तो जो आपकी सब्जेक्ट मैटर है, जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, वही आपके अब क्या नहीं है, एक्सिस्टेंस में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है।
तो ऐसा करने पे इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको अब अपन क्या मान लेंगे, इम्पॉसिबल मान लेंगे। क्लियर? तो वो चीज़ आपकी किस में आती है, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन में आती है। तो ध्यान रखना है, आप केवल उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में रखेंगे जिनको पॉसिबल होगा क्या करना, परफॉर्म करना। क्लियर? नेक्स्ट हम नंबर 11 पर डिस्कस करेंगे नंबर 11, एग्रीमेंट्स नॉट क्लियरली डिक्लेयर्ड वॉइड। यानी कि वो सारे के सारे ठहराव, वो सारे के सारे समझौते जिनको घोषित नहीं किया गया है, स्पष्ट रूप से क्या नहीं किया गया है, घोषित नहीं किया गया है। हम यहाँ पर बात करेंगे स्पष्ट रूप से घोषित किए गए ठहरावों में से नहीं हो। हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब मानेंगे जब लॉ के अकॉर्डिंग उसको पहले से ही डिक्लेयर नहीं कर रखा कि ये कैसा है, बेकार है, वॉइड है, व्यर्थ है। इसको करना पहले से स्टार्टिंग से ही बेकार है, इसको आप कभी भी वैलिड मान ही नहीं सकते। इस चीज़ के बारे में कुछ स्पेशल टाइप के आपके जो एग्रीमेंट हैं उनके बारे में एक्ट के अंदर, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसके अंदर बताया गया है। अगर आपका एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट्स के अंदर नहीं आता तो आपका वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। क्लियर? तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि भाई कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको एक्ट ने क्या कर दिया है, वॉइड मान लिया है। तो नंबर फर्स्ट पे जैसे हम बात कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर। माइनर का मतलब होता है अवयस्क व्यक्ति, और हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के अंदर कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में एक माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता। तो यानी कि आप किसी भी एक नाबालिग को, एक बच्चे को किसी कॉन्ट्रैक्ट में डालकर उससे कोई डील करते हो तो वो शुरुआत से ही नल एंड वॉइड माना जाएगा। भाई आज मान लो कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसकी प्रॉपर्टी जो है कोई भी, उसके पास एक बाइक है, उसके पास एक कार है, उसको आपने क्या किया, कम प्राइसेस पे अपने फ़ायदे के लिए ख़रीद लिया। कल को मान लो यह चीज़ आपकी न्यायालय में जाती है, कोर्ट में जाती है, तो ये एग्रीमेंट आपका नल एंड वॉइड माना जाएगा और आपको वो कार या बाइक जो आपने लिया है वो आपको वापस करनी पड़ेगी। मतलब इस ट्रांजैक्शन को नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा, क्योंकि एक ऐसा माना गया है कि एक अवयस्क जो होता है वो अपने खुद के फ़ायदे या नुकसान के बारे में नहीं जानता, उसको इतनी समझ नहीं होती, इतना सेंस नहीं होता उसमें। इसलिए जो माइनर्स के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको शुरुआत से ही क्या माना गया है, वॉइड माना गया है। वो सारे के सारे आपके बेकार हैं, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। क्लियर? नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन। देखो, विदाउट कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल के बिना। प्रतिफल मतलब रिटर्न। आपने जब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो आप काम कर रहे हो, जो परफॉर्मेंस कर रहे हो, उसके बदले में आपको सामने वाली पार्टी से क्या मिलेगा, उसको बोल रहे हैं आप कंसीडरेशन। ठीक है? अगर कोई कंसीडरेशन इस तरह का है तो उसको आप क्या मानेंगे, विदाउट कंसीडरेशन आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। यानी कि हमेशा आपका जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें दोनों साइड से कोई ना कोई कंसीडरेशन होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है ए और बी का। ए ने अपना मकान 20 लाख रुपए में बी को बेचने का प्रॉमिस किया, बी को बेचने का प्रपोजल रखा और बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर दोनों ही पार्टीज़ के क्या बन रहे हैं, कंसीडरेशन बन रहे हैं कि इसको अपने मकान को बेचने के बदले में रिटर्न में क्या मिलेगा, 20 लाख रुपए मिलेंगे।
और इसको 20 लाख रुपए के बदले में क्या मिलेगा, ए का मकान मिलेगा। तो दोनों को बदले में कुछ ना कुछ मिल रहा है, ये बदला ही क्या है उसका, कंसिडरेशन है। क्लियर। तो विदाउट कंसिडरेशन जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको शुरुआत से कैसा माना जाता है, वॉइड माना जाता है, और वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। क्लियर। इसके अलावा हम नंबर 3 पे बात कर सकते हैं किसके बारे में, कि आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टू रेस्टेंट एनी ट्रेड, किसी भी व्यापार में रुकावट डालने वाले कोई भी एग्रीमेंट को या ठहराव को हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। कैसे भाई, देखो इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। माना कि एक व्यक्ति है, उसका नाम है राम, और राम की क्या है, मार्केट में एक शॉप है, मार्केट में एक दुकान है मिठाइयों की, और ये जो मिठाइयों की दुकान है ये काफ़ी अच्छी चल रही है। इसके सामने श्याम ने क्या किया, अपना एक क्या खोल लिया, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है। ऐसी कंडीशन में श्याम ने राम को प्रॉमिस किया कि भाई आप अपनी दुकान बंद कर दो और मैं आपको 50,000 रुपये पर मंथ वैसे ही देने का क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। राम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। श्याम ने पर इस चीज़ के बारे में कंडीशन इसलिए रखी थी क्योंकि राम के होते उसकी दुकान चल नहीं रही थी, तो उसने सोचा कि इसको हटाया जाए मार्केट से। तो उन्होंने राम के बारे को इस बारे में कहा कि आपको 50,000 रुपये पर मंथ हम दे देंगे, लेकिन आप अपनी दुकान बंद कर लो। तो पता चला इन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी और श्याम ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कल को मान लो यहाँ पर ये पेमेंट रुक जाता है, ध्यान रखना है, आपको 50,000 रुपये नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो न्यायालय है वो इस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड मानेगा, क्योंकि इसको पहले से ही वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर किया हुआ है। ध्यान रखना, ऐसे जितने भी आपके एग्रीमेंट्स हैं जो आपके किसी व्यक्ति के व्यापार को रुकावट डालते हों, किसी व्यक्ति की शादी में रुकावट डालते हों, उन सारे के सारे एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्ट 1872 उसके अंदर पहले से ही क्लियरली क्या माना गया है, वॉइड डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे जो आपके प्रोविजंस होते हैं वो शुरुआत से कैसे हैं, आपके वॉइड माने जाएंगे और इन फ्यूचर इनको कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्लियर। तो इस तरह से आपको ये जो वॉइड एग्रीमेंट का कुछ एग्जांपल्स आपने समझे हैं वो आपको समझ में आए हैं। और लास्ट हम बात करेंगे नंबर 12 पे, लीगल फॉर्मेलिटीज़, वैधानिक औपचारिकताएं। देखो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें अगर मान लो लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी उसमें एसेंशियल है तो आपको उसमें उनको शामिल करना ही पड़ेगा। वैसे आपका जो अनुबंध अधिनियम 1872 है वो ये कभी नहीं कहता कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा रिटन फॉर्मेट में ही होना चाहिए। आप ओरल फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे पार्टनरशिप के आपके क्या होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ओरल हो सकते हैं क्योंकि उन पार्टनर्स के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है उस चीज़ को लेके। लेकिन अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका क्या है, एग्रीमेंट है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्रीमेंट तो कभी ओरल होता नहीं है कि आज से मेरा मकान तुम्हारा हो गया, ठीक है, तो क्या वास्तव में हो गया, नहीं, आप कल को फिर पंगा कर सकते हो। तो ये तो रिटन फॉर्मेट में होगा। अब रिटन फॉर्मेट में होगा, इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टाम्प वगैरह पे कंप्लीट इसके बारे में क्या करना है, रिटन एग्रीमेंट तैयार करना है। इस पर क्या होंगे, बहुत सारे टाइप के आपके रजिस्ट्रेशन होंगे और जो आपके विटनेस हैं, जो आपके गवाह हैं कि हाँ इस तरह से हमारे सामने इस तरह से ये डील हुई है, उनके हस्ताक्षर होंगे। तो ध्यान रखना है, जो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अगर मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आपके इस तरह का कोई लीगल फॉर्मेलिटी ज़रूरी है तो उसके अंदर उसको इन्वॉल्व किया ही जाना चाहिए, तभी जाकर वो क्या बनेगा, लीगल आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर। अगर उसके अंदर आपने रिलेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं किया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से आपने टोटल 12 फैक्टर्स इसके अंदर पढ़े हैं जो आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल होते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में।